आज 17 मार्च है और 17 मार्च के बिहार करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और ये जो है आज 17 मार्च के न्यूज़पेपर में पटना एडिशन में जो आपका दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, हिंदुस्तान, प्रभात खबर और भी एक दो न्यूज़ है पेपर है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ या करंट अफेयर्स एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से आया है उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। कई सारे नए लोग हैं, उनको नहीं पता है, तो उनको बोल दूँ कि 10 मार्च से मैं सीरीज़ शुरू किया हूँ ये, और 10 मार्च से लगातार मेरा ये वीडियो आ रहा है। और मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि बिहार के जो चारों पांच न्यूज़पेपर है इसके सारे जो खबर या न्यूज़ जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसको मैं कवर कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इसमें मेंस पर मैं कुछ ज़्यादा ही फोकस किया हूँ, जिसमें कि आपका जो जीएस में जो क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार स्पेशल में, और अगर एसए में अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और पर डे आपको ना 1 या 2 क्वेश्चन मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ मॉडल आंसर के साथ। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे साथ बने रहें और आप अपने एक कॉपी लेके इसका प्लीज़ नोट्स बना लें। अगर नोट्स आप बना लेंगे तो पीटी और मेंस के दोनों के पर्पज़ से जब आप कभी एग्ज़ाम देंगे 68 या 69 का 70 का, तो आपको ना मार्केट में कोई और पत्रिका खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ इसमें हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस बार जो 68 में एग्ज़ाम पीटी जिस तरह पूछा गया, एक जो क्वेश्चन था वो जो मुजफ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज वाला, उसमें सब में गलत था, सब मैगजीन में, लेकिन न्यूज़पेपर में ही बाद में उसको क्लियर किया था कि नहीं इसको नहीं मिला, उसको बैसलाम शामिल नहीं किया गया। ये आपको देखिए एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। इस बार जो मैं अपने टेलीग्राम पे इसी का जिक्र भी किया था कि जो लंगट सिंह को शामिल नहीं किया गया बैसलाम में, कई लोगों ने जो मैगजीन पे विश्वास किया वहाँ जाके लंगट सिंह मार के आ गया, आंसर गलत हो गया, जबकि वो शामिल किया ही नहीं गया था। ये कहाँ था खबर, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था। इसलिए न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ गया है। अगर आप मेरे साथ देखिए, मेरा वीडियो लगभग 25 से लेकर 30 मिनट का पर डे का होता है। अगर आप 2 के स्पीड में देखेंगे तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट आपका पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। और 15 से 20 मिनट देना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, कहीं भी आप बैठ के इसको सुन सकते हैं। या लेकिन मेरे ख्याल से बैठ के क्या मतलब इसको कॉपी पेन लेके ही बैठें ताकि उसमें कुछ चीज़ आप क्या कर सकें, नोट डाउन कर सकें। अब दूसरा बात इसमें रहेगा कि कई लोग का ये कहना है कि पीडीएफ कहाँ मिलता है। पीडीएफ का लिंक देखिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, और कमेंट बॉक्स में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, वहाँ जाकर उसको डाउनलोड करके इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम आज का जो है ना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए कल भी मैं इस न्यूज़ को हालांकि कवर किया था। बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं उनका ये कहना है जो कि स्टार्टअप के ग्रोथ को तैयार हो रहा है शानदार इकोसिस्टम, नए युग की ओर बढ़ रहा है बिहार। ये बिहार के उद्योग मंत्री जो है समीर कुमार महासेठ जी का कथन है। अब मैं इन्होंने जो बोल रहे हैं उनको मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ। और ये जो है ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पे खाली लिख लें दुनिया के बड़े स्टार्टअप की कतार में बिहार का स्टार्टअप, ये टॉपिक डालना है। और अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि बिहार सरकार स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, या स्टार्टअप का बिहार के अर्थव्यवस्था में क्या योगदान हो सकता है, इन सब कोई भी क्वेश्चन पूछें हाँ आपको ये कंटेंट यही रहेगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ ये क्या बोल रहे हैं। बिहार के मंत्री ने कहा है कि बिहार में स्टार्टअप्स के ग्रोथ के लिए शानदार इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, जिसमें स्टार्टअप को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वित्तीय सहायता दिया जा रहा है, को वर्किंग सह को लर्निंग स्पेस दिया जा रहा है, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि न सिर्फ स्टार्टअप उद्यमों की सफलता सुनिश्चित हो सके बल्कि देश और दुनिया के बड़े स्टार्टअप की कतार में बिहार का स्टार्टअप खड़ा हो सके। बिहार में स्टार्टअप को नई ऊर्जा और गति देने के लिए 17 में एक नया नीति आया था, फिर उसमें कुछ सुधार करके 2022 में लागू किया गया है, और ताकि तेज गति से इसको बढ़ावा मिल सके। आगे लिखा है स्टार्टअप और नवाचार के बढ़ावा देना आर्थिक विकास और मजबूती के लिए अति आवश्यक है। बिहार सबसे बेहतर इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य है। भारत जो है पूरे दुनिया में इको क्षेत्रों के मामले में 3rd नंबर पर स्टार्टअप में। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहीं से पूछ सकता है, मेंस में बना देगा कि ऐसे कर देगा कि स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा दिए बिना बिहार का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मतलब कि स्टार्टअप में इनोवेशन होता है, नई आइडियाज आते हैं, और जब नए आइडियाज आता है तो उसमें जो एक तो यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कुछ नया सीखेगा, और कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा एग्रीकल्चर में या कई स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे राज्य के इकोसिस्टम को चेंज करके रख देगा, और ये सबसे बेहतरीन है। मतलब कि बिहार में काफ़ी सारा स्टार्टअप का काफ़ी पोटेंशियल भी, यंग आबादी है,
हर एक जगह स्कूल खुल रहा है, मेडिकल खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है और इनोवेशन को सरकार बढ़ावा भी दे रही है, सरकार कई सारी पॉलिसी भी ला रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है ना एक इकोसिस्टम या काफ़ी सारा ना संभावना इस क्षेत्र में बिहार दिखाई पड़ता। आप इकोसिस्टम स्टार्टअप के लिए आप अलग से नोट कर लें, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए और भी कुछ इसमें इन्होंने बोला है उद्योग के बारे में। हालांकि मैं कल या परसों ना बिहार में कल ही औद्योगिक विकास की क्या संभावना है, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, उसका मैं मेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया हूँ, कल बहुत डिटेल में किया हूँ। लेकिन फिर भी देखिए आज मंत्री जी से वही बात बोल रहे हैं, सेम टू सेम। यानी कह रहे हैं ये कि उद्योग विभाग द्वारा बिहार स्टार्टअप के लिए पहली बार पटना के ज्ञान भवन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित स्टार्टअप उद्यमियों को संबोधित करते हुए बिहार के मंत्री ने कहा है कि सभी अपने स्टार्टअप और नए आइडियाज़ के माध्यम से न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के भविष्य को संवार रहे हैं। बिहार औद्योगिक के नए युग की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। बिहार में निवेश की अपार संभावना है। बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने और निवेशकों के विश्वास को जीतने के लिए हम लोग पूरी निष्ठा और समूह के साथ काम कर रहे हैं। बिहार के औद्योगिकरण को संकल्प को पूरा करने के लिए हमने कई लक्ष्य कार्डिफाइड किया, जैसे जिसमें स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देना, बड़े उद्योग की स्थापना के साथ छोटे उद्योग पर व्यापक प्रसार देना, और जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है जैसे कि हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, खादी हो गया, ग्रामोद्योग को मजबूती प्रदान करना, ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ कार्यक्रम में कई सारे जो है ना स्टार्टअप क्षेत्र में जो निवेशक हैं वो लोग यहाँ आए हुए। एक दो का नाम याद रखिए, एक रूट मोबाइल है, ठीक ना, फिर एक और यहाँ पे है वेनकेप बिजनेस वेंचर। ये लोग बड़े बड़े कंपनी हैं, ये लोग यहाँ आके ना हमारे जो राज्य के जो स्टार्टअप हैं उनमें पैसा लगाना ये लोग चाह रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे राज्य के ही के लिए फ़ायदे की बात हो रही है। एक तो ये आप मेंस के ये ओनली आपको मेंस में ही पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या खास करके जब आप आगे की राह दिखावें या बिहार सरकार क्या कर रही है, मैं कल भी इसको बताया हूँ, वहाँ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए कि 50 से अधिक स्टार्टअप को महिलाएं लीड करें। कितनी अच्छी बात है। अगर आप महिला शक्ति के बारे में कुछ भी लिखिएगा बिहार के रिलेटेड तो आप इसको डाल दीजिए कि उद्योग विभाग के मुख्य अपर सचिव संदीप पंडित ने कहा कि बिहार में स्टार्टअप 32.7 करोड़ रुपये सीड फंड के रूप में दिए जा चुके हैं। अब तक 327 स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं। इन्हें 16 करोड़ की राशि भी दी जा चुकी है। इनमें बिहार 50 से अधिक स्टार्टअप महिलाएं कर रही है। कितनी अच्छी बात है। कहना तो ये है कि आप जो यहाँ पे जो है ना इस डेटा का यूज कर सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी बिहार में वही स्टार्टअप कृषि है, हैंडलूम है। महिलाओं के लिए तो हैंडलूम काफ़ी बेहतर है, तो काफ़ी आगे बढ़ सकती है उस क्षेत्र में नवाचार करके। तो आप इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लिख लेंगे। बाकी वही उसी को मैं दूसरे पेज में बड़ा करके ले लिया हूँ, तो इसको सेम टू सेम है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से मेंस में बीपीएससी पूछ चुका है और ये हर एक साल पूछ रहा है। सेकंड पेपर में बीपीएससी जो इकोनॉमिक्स के सेक्शन में क्वेश्चन हर एक बार पूछ रहा है, जनसंख्या से संबंधित, मानव संसाधन से संबंधित, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये न्यूज़पेपर आज देखिए भास्कर में आया है, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, पहले ये पढ़ के सुनाता हूँ तब मैं इसको और दिखाऊंगा। यह कहा है देश में 33% युवा ना पढ़ रहे हैं ना जॉब कर रहे हैं। यूपी के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा खाली लोग बैठे हुए युवा। अब यहाँ देखिए, यहाँ डेटा में पढ़ के सुना रहा हूँ कि महज 29 साल की औसत उम्र हमारे देश की है। पहली बात तो ये, मगर चिंता की बात यह है कि 15 से लेकर 29 साल तक के 32% युवा ना तो पढ़ाई कर, ना कोई काम धंधे और ना ही किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे। कितनी निगेटिव बात हमारे मानव संसाधन के लिए है। NSSO का भी रिपोर्ट इसी महीने आया है, जिसमें कि सर्वे किया गया है लगभग सभी राज्य के लगभग 3 लाख परिवार पर जनवरी 2020 से लेकर 21 का सर्वे है। और इसमें बताया गया खाली बैठे युवाओं में से 20% काम की तलाश कर रहे हैं। लगभग 70% लोग घरेलू काम में लगे हुए हैं। 1.5% युवा अपनी सेहत के कारण काम के योग है ही नहीं, बीमार है। मतलब कि इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मानव संसाधन को बेहतर करने के लिए आपको 3 इलाके पे काम करना पड़ेगा। एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रेनिंग, ठीक ना, इस पर काम करना पड़ेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है ना 2.3% यूँ ही अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम कंप्यूटर ज्ञान की बात करें तो लगभग 15 से लेकर 29 उम्र के लोगों के बीच जो है मात्र 61.6% युवाओं को कॉपी पेस्ट करने आता ही नहीं, मतलब आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। और यदि किसी अटैचमेंट के साथ ईमेल आईडी करना हो 73% युवा इसके बारे में जानते ही नहीं है। कितनी मतलब कि दुख की बात हमारे इतने बड़े मानव संसाधन के लिए है। और मध्य प्रदेश में 15 से 29 साल में लगभग 30% लोग जो है ना कॉपी पेस्ट ही करना आता है। आगे देखिए और जो
सबसे खतरनाक डेटा आपको दिखाई पड़ेगा कि सभी राज्यों के लगभग 2.9 लाख पर में सर्वे हुआ है। तो 15 से लेकर 29 साल तक वाले युवा जो है यूपी में सबसे अधिक खाली बैठते हैं, लगभग 36%, और बिहार में लगे उतने आसपास 2% कम, 0.2% कम है। और देखिए महाराष्ट्र में लगभग 25% है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के जो टॉप आबादी में 3-4 राज्य है, एक तो यूपी है, बिहार और महाराष्ट्र है। ये देखिए यहाँ की जो युवा आबादी है वो खाली बैठे है। तो इसका मतलब ये है कि मानव संसाधन का बेहतर यूज नहीं हो पा रहा है। और अगर कॉपी पेस्ट करने में नहीं सीख रहे हैं यहाँ के युवा, इसका मतलब कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0, 2.0 और 3.0 लागू हुआ, उसका विशेष कोई लाभ नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे करके ना एग्जाम में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को जोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे हर एक सर्वे में कहा गया क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में जो है ना सबसे अधिक अच्छा चंडीगढ़ है, और जो है ना सबसे कम नागालैंड में होता है। ये खैर देख लीजिए, क्योंकि मानव कितना डेवलप हुआ किसी राज्य का, इससे भी पता चला कि वहाँ के लोग एनर्जी का कैसे प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बाकी एक कल भी मैं इसको डिस्कस किया था कि आपको पता है जीविका दीदी जो ना, जो पंचायत में लाइब्रेरी खुलेगा, तो जीविका दीदी को कहा जाएगा विद्या दीदी। जो लाइब्रेरी में जो ये जो सहायिका रहेगी लाइब्रेरी की, उसका नाम रहेगा क्या, विद्या दीदी। तो यहीं पर यह लिखा हुआ, ये इसकी बहाली होगा। और फिलहाल 32 जिलों के कितना 100 ब्लॉक में, ये ध्यान रखें 32 जिलों के 100 ब्लॉक में ये जो है ना ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये इस साल मनरेगा में 25 करोड़ मानव दिवस होंगे सृजित। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर क्वेश्चन आप अगर पूछेगा शॉर्ट नोट्स में, ये पूछ सकता है कि मनरेगा ग्रामीण विकास का वाहक है कैसे। तो वाहक कैसे है, क्योंकि यहाँ लगभग मिनिमम 100 दिन का काम मिल रहा है लोगों को, और इससे कुछ जो इनकम हो, जो फिक्स इनकम हो गया, और कहीं ना वो इनकम का खर्चा स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने फैमिली पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ना ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो रहा है। और उसके बाद मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं वो रोड या सड़क ऐसे चीज़ पर काम करते हैं, उससे भी ग्रामीण का विकास हो रहा है। ऐसे आप आंसर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसमें जो आपके मेंस के लायक जो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, नहीं बोलते हैं कि बार बार केंद्र राज्य में झगड़ा होते रहता है केंद्र प्रायोजित योजना को लेकर। इसमें देखिए एक खबर आपके लिए है काम का, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ लिखा गया राज्य सरकार अगले वर्ष 25 करोड़ मानव दिवस, मतलब 25 करोड़ टोटल मिला के जो लोग काम करेंगे, 25 करोड़ मानव दिवस का जो ना फिर करने का बात ये कह रहे हैं, ठीक ना। आगे यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ष 2023-24 के लिए इतना अनुमानित दिवस है। अब तक जो है ना 1.86 करोड़ परिवारों को जॉब कार्ड दे दिया। अगर बिहार में पूछेगा कि मनरेगा क्या स्थिति है, लगभग 2 करोड़ परिवारों को जॉब कार्ड दिया, ये लिख सकते हैं आप। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 67 लाख परिवारों को जॉब कार्ड दिया गया, इनमें से 88 लाख लाभार्थी निबंधित हैं। इसी तरह जल जीवन हरियाली के तहत मनरेगा से प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा, और इसमें मनरेगा के मजदूरों का प्रयोग किया जाएगा, मतलब वही लोग काम करेंगे। देखिए यहाँ कुछ डेटा जो पॉइंट में दिया, मैं पॉइंट नहीं बोल रहा, लगभग बोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ ना 66.76, अब इसको पॉइंट के बाद कितना डेटा याद है, हाँ लगभग इतना % आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक और जो सबसे बड़ा चीज़ वही लिखा हुआ, मंत्री ने मनरेगा समेत तमाम केंद्रीय योजनाओं में केंद्र पर बिहार सरकार के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हम एक तरफ हमारी जरूरत और मांग के अनुरूप मानव दिवस नहीं दिया जा रहा है, वहीं मनरेगा सामग्री का 2000 करोड़ रुपया भी केंद्र नहीं दिया, 2000 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए नहीं दिया है, सामान के लिए, ठीक ना। मनरेगा की मजदूरी आज भी 210 रुपये, जबकि हम 350 करने की मांग लगातार कर रहे हैं। मतलब कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जो दोनों के बीच टकराव है, और ये मैं इसका ऑलरेडी डिस्कस एक बार वीडियो में कर दिया हूँ, तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। बाकी इसमें आपके लिए कोई विशेष चीज़ नहीं है। नेक्स्ट जो है, हाँ ये जो है ना कल विधान परिषद में जो बैठक चल रहा है बिहार में, उसमें एक MLC है राजद के, नाम है सुनील कुमार सिंह। उन्होंने ऐसे ही चर्चा में एक बात उठाई कि भोजपुरी जितने भी सॉन्ग हैं, जो गाने हैं, उसमें द्विअर्थी शब्दों के इस्तेमाल पे जो है ना रोक लगना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें यही है कि ये कह रहे हैं कि लगभग देश में लगभग 6 करोड़ और विश्व में लगभग 25 करोड़ लोग जो है ना ये भाषा बोलते हैं, और जिस तरह से अश्लीलता इस गाने में है उस पर रोक लगाना बहुत ही जरूरी है। ऐसे सब क्वेश्चन ने क्या होता है मेंस में पूछ देता है कि भोजपुरी में जो आप जो अश्लीलता देखते हैं, क्या पूरी तरह भोजपुरी गाने पर रोक लगा देनी चाहिए या नहीं। आपसे एक व्यू जानना चाहता है, तो आपको सिंपल ये बताना है कि भोजपुरी जो भाषा है ये अपने आप में एक बड़ी भाषा है, एक अच्छी भाषा है। हाँ, इसमें
पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो अश्लील गाने जो है इसमें ज़्यादा मतलब कि बन रहे हैं और लोग उसको सुन भी रहे हैं। अतः आवश्यकता इसमें सिंपल है कि इसको रेगुलेट करने की, ऐसे अश्लील गाने पर रोक लगाने की। और सबसे बड़ी बात, आप जनता को बोलिए कि अगर जो सुनने वाले हैं, अगर वो ऐसे गाने को नहीं सुनेगा तो ऐसे कलाकार नहीं गाएगा, ऐसा करके आप जवाब दे सकते हैं। और ऐसे करके इसको, क्योंकि एक बार मेरे दोस्त से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ चुका था कि भोजपुरी गाने पर रोक ही क्यों नहीं लगा देना चाहिए। तो आप किसी भी चीज़ को एक ही पक्ष में जवाब नहीं देना है, इंटरव्यू में दोनों पक्ष में जवाब देना है। ये कमियां हैं, इस कमियों को सुधार करना चाहिए। सरकार को कुछ अपना इसमें एक टीम गठित करनी चाहिए जो कि ऐसे गाने को देखे और उसको मार्केट में आने से रोकें। ऐसा करके आप जवाब दे सकते हैं। बीच का रास्ता हमेशा ना मध्यम मार्गी हमको अपनाना चाहिए। बाकी इसमें आपके लायक और भी कोई न्यूज़ नहीं है, बाकी लोग आपस में बातचीत कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो है ना क्या कहते हैं, क्वेश्चन एक बार बीपीएससी पूछा है कि बिहार में जेल में जो कैदी रहते हैं उसका मानवाधिकार से पूछा था, या बिहार के जेल में कैदी के साथ क्या समस्या है। ये क्वेश्चन मेंस में एक बार पूछ चुका है, एक बार देख सकते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि निर्दलीय महेश्वर सिंह बिहार के जेलों में बंदियों की स्थिति से जुड़े अपने प्रश्न के सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा दिए गए जवाब में मतलब वो सेटिस्फाई नहीं रहे। कहा कि जेलों में जैसे बंदियों को रखना है रखिए, हमको कुछ नहीं बोलना। दरअसल इसके पूर्व में एक जवाब आया था, मतलब इसमें मंत्री जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जितना जगह है मतलब कि बिहार के जेलों में रहने का, उससे कहीं अधिक जो है ना कैदी रह रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मानवाधिकार का तो उल्लंघन हो ही रहा होगा। यहाँ देखिए कह रहा है कि राज्य की काराओं में पुरुष बंदियों की क्षमता 45,736 है, वहीं महिला बंदियों की संख्या लगभग 2014 में कुल 775 था, जिसके विरुद्ध काराओं में देखिए 59,378 पुरुष बंदी हैं। और देखिए मतलब जबकि देखिए रहने का जगह कितना है, रहने का जगह देखिएगा तो 45,736 ही है, लेकिन रहा कितने रहे पुरुष 59,000। देखिए कितना लगभग मेरे ख्याल से ना 14,000 लोग अधिक रह रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मानवाधिकार का जो मुद्दा है, अब उनके लिए स्पेस नहीं रहता होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछना लाजमी है। और देखिए बीपीएससी अभी क्वेश्चन वही पूछ रहा है पीटीएम मेंस में जो विधानसभा या विधान परिषद में चर्चा होता है, इसलिए आप ऐसे चीज़ों को जो है ना ध्यान में रखिए। उसी देखिए महिलाओं के बारे में यहाँ दिया हुआ है, कुल महिला बंदी का जो 2014 संख्या में लोग मतलब महिलाएं रह सकते, लेकिन उसके एवज में 2,370 महिलाएं यहाँ बंदी, मतलब यहाँ भी अधिक है। सरकार का कहना है कि मंत्री जी का राज्य में नए कारा भवन कारा भभुआ में, जमुई, औरंगाबाद, अरवल ये सब जगह बन रहा है, तो आगे होगा तो संख्या बढ़ेगी, मतलब कि रहने का जगह बनेगा तो चीज़ें बेहतर होगा। तो इनका ऐसा कहना है। तो आप इसको लिख लीजिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है ना बिहार में जो कैदी की जो है स्थिति जो है ना काफ़ी मतलब ख़राब ही कह सकते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ना संज्ञान ले लेती है, ठीक ना। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, फल्गु नदी में नहीं मिलाया जाएगा गंगा जल, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अति महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गया, बोधगया, राजगीर, नवादा के शहरी जनसंख्या में दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए गंगा जलापूर्ति योजना का इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इस मंत्री जी का कहना है कि योजना के तहत गंगा जल को फल्गु नदी में नहीं गिराया जाएगा। ये खुद जो है ना मंत्री जी का ये स्टेटमेंट है, जल संसाधन मंत्री जो बिहार के हैं संजय कुमार झा। तो यहाँ पर और आगे कहा गया है कि इस संबंध में किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। गया में विश्व प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर के निकट फल्गु नदी में जल की उपलब्धता करने के लिए रबर डैम बनाया गया है, ठीक है ना, जिससे वहाँ फल्गु नदी के फतह के नीचे पानी ठीक ठाक आ रहा है। ये खुद वो क्या कहते हैं कहना है जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा का। और उन्होंने ये भी कहा है कि जहानाबाद के वानावर पहाड़ स्थित जलाशयों में गंगा जल पहुंचाने से संबंधित विधान पार्षद अनिल कुमार के जवाब दे रहे थे। मतलब कि और तो ध्यान रखिए क्वेश्चन ये भी पूछा था कि ये जो वानावर पहाड़ किस जिले में है, ये जहानाबाद में है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट जो है ना वही कि गंगा जलापूर्ति योजना का अध्ययन कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि गंगा की बाढ़ के पानी को पेयजल के रूप में उपयोग करने की मुख्यमंत्री की अनूठी परिकल्पना के अनुरूप योजना का इम्प्लीमेंटेशन बिहार में पहली बार किया गया है। इसके तहत गंगा के जल को केवल मानसून सीजन के हाथीदह के निकट से लिफ्ट कर पाइप के जरिए राजगीर और गया लेकर जलाशय में संग्रहित किया गया है। गया और राजगीर में जलशोधन प्लांट का निर्माण किया गया है, जिनके जरिए गंगा को पानी को साफ कर गया और बोधगया और राजगीर में ये पानी पहुंचाया जा रहा है। इस वर्ष के अंत तक नवादा में भी जो है ना पहुँच जाएगा। मंत्री ने कहा कि गंगा जल आपूर्ति का कार्य पूरा होने के बाद इसका एक
सर्वे किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा और तब जाके किसी और शहरों में इसके लिए विचार किया जाएगा। तो आप ऐसे अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि गंगा आपूर्ति जल योजना का सबसे अंतिम में पानी किस शहर में पहुंचेगा, तो नवादा जिला में पहुंचेगा, क्योंकि अभी 68 में इससे क्वेश्चन पूछ चुका था कि उद्घाटन पहली बार कहाँ हुआ था, 27 नवंबर 28 नवंबर क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है मेंस में मेरे ख्याल इस बार पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये प्रोजेक्ट बिहार सरकार का है, नदी जोड़ो परियोजना की दिशा में बड़ा कदम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं गंगा जल आपूर्ति योजना पर टिप्पणी करें 100 शब्द में, तो आप इसको लिख के रखिएगा। फिर जो जल संसाधन मंत्री का भी कहना है कि पहली नदी जोड़ो परियोजना इसी वर्ष होगी पूरी। खाली ध्यान में रखिएगा ये नदी कौन सा है, बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और ऐसा होने से देखिए क्या क्या पहले फायदा देख लीजिए क्या क्या होगा आपका। जो है यहाँ लिखा हुआ बाढ़ अवधि के दौरान बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होने की स्थिति में बाढ़ का पानी शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी जिले में फैल जाता है और व्यापक जनमाल की हानि होती है। तो ऐसा होने से इसे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आप अभी तत्काल इसको ध्यान रखें। अब यहाँ से जो चूंकि क्वेश्चन पूछेगा मेंस में, कहाँ पूछेगा मेंस में, देखो मैं क्वेश्चन बना के लाया हूँ कि नदी जोड़ो परियोजना एक साथ बाढ़ और सूखे की कारगर उपाय है, आलोचना पर टिप्पणी करें। इसको आप वो लिखिएगा कि नदी जो परियोजना होगा बाढ़ की समस्या और सूखे को तो करेगा, लेकिन इसमें कुछ और भी समस्या जैसे कि पर्यावरण समस्या निकल के सामने आएगी और भी तकनीकी समस्या निकल सामने आएगी, फंड काफ़ी अधिक लगेगा। तो इसमें आपको आंसर क्या करना है, इसमें लिखना है। नेक्स्ट जो है इसमें हाँ ये पीटी देख लीजिए, बिहार की खुशी का भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ चयन। सिंपल इसमें ये ध्यान रखिए, बिहार की खुशी कुमारी का जन्म भारतीय अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम में हुआ है। खुशी एक गोलकीपर है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी ये सिवान जिले से बिलोंग करती है। बाकी एक और खो खो चैंपियनशिप के लिए बिहार की मोनिका का चयन, बिहार के भागलपुर की मोनिका का चयन हुआ। बस खाली ये ध्यान किस जिले की है, वो क्या खेलती है, क्योंकि बीपीएससी इस सब हर एक साल एक पूछ रही है। बाकी सब स्टार्टअप का हो ही गया। हाँ ये ना आपको पता है कि हमारे राज्य में जो पंचायती राज सिस्टम हुआ, मुखिया का जो है कई सारे अधिकार पहले दिए गए थे। अब ना जब से प्रखंड पंचायत पदाधिकारी का जब से नियुक्ति हुआ है तब से इनके पावर को मतलब कि कम कर दिया गया। तो वही संपूर्ण अधिकार के लिए पूरे राज्य के मुखिया संघ का ना पटना में ना प्रदर्शन हुआ है। इनका कहना है कि मेरा जो काफ़ी अधिकार छीन लिया गया है। तो आप इसको अगर ध्यान रखिएगा, अगर निगेटिव बात अगर कभी लिखना हो पंचायत को लेके तो लिखना है कि बताना है कि अभी हाल में ही जब बिहार के मुखिया संघ ने जो है ना पटना में क्या धरना प्रदर्शन ताकि वो अपने अधिकार या और शक्ति की मांग की वो बात कर रहे थे। ऐसा आप उसको कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी जो है ना हाँ ये बता ही दिया। हाँ यही कि बिहार के जेलों में कैदी और मानवाधिकार के मुद्दे, ये शॉर्ट में आप आंसर लिख लीजिएगा, मैं इसको चर्चा में कर दिया। बाकी आज का न्यूज़ अब इतना ही। आइए अब एक मोडल आंसर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि बिहार मानव संसाधन की संपदा है या इसकी समस्या, इसी का मैं मोडल आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपको स्टार्टिंग जो यही करना है भूमिका में कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते, मतलब रिसोर्स जो है ना होता नहीं है उसको हमको बनाना पड़ता है। जैसे मानव संसाधन, अगर किसी इंसान को जन्म लिया ना उसको पढ़ाइए ना उसको स्किल दिए तो क्या वो तो बेकार ही हो जाएगा संसाधन। इसलिए संसाधन को बनाना पड़ता है। कैसे, शिक्षा देके, स्वास्थ्य देके, ट्रेनिंग दे, वही बात यहाँ क्या कहा जा रहा है। या अगर नीचे अगर कोई भी अगर लोहा है तो लोहा तो ज़मीन में पड़ा हुआ, लेकिन जब तक आपको निकालेंगे नहीं, उसमें और भी कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे वो यूज के लायक होगा। तो वही बात यहाँ कहने का है, ठीक ना। तो एक कहा था कि इसने जिम्मरमैन नाम बताइए भूगोल के एक बहुत बड़े जानकार है, उनका एक कथन है। तो आगे हमें लिखे हैं यहाँ पे, पृथ्वी पर मौजूद सभी संसाधनों में मानव को संसाधनों का संसाधन कहा जाता है, क्योंकि मानव भौतिक संसाधनों की गुणवत्ता में वृद्धि करके उसे आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी बनाता है। एक लाइन हो गया। मानव संसाधन के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है राज्य है, ये जिक्र कर सकते हैं। लगभग 11 करोड़ के आसपास, लगभग अब तो 12 करोड़ हो गया आबादी हमारे राज्य की। और ये 1 से लेके 11 तक में सर्वाधिक वृद्धि वाला भी राज्य है। फिर यहाँ देखिए मैं एक यहाँ पे फ्लो चार्ट या बार ग्राफ से दिखा सकते हैं कि इतना कहाँ था, कहाँ जनसंख्या था, इसको दिखा दीजिए। यदि इस विशाल जनसंख्या को शिक्षा, स्वास्थ्य पर निवेश तथा प्रबंध नहीं किया जाएगा तो ये संपदा, अगर करेंगे तो संपदा होगा, नहीं तो ये अन्यथा हमारे राज्य की समस्या बन सकती है। मैं यहीं पे भूमिका में बात को दिखा दिया। और यहाँ देखिए
इस तरह का मैं बार ग्राफ भी दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं दिखाया हूँ कि बिहार के लिए संपदा कैसे है, कैसे अच्छा चीज़ हमारे लिए है। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, क्योंकि अगर जो इनको हम ट्रेनिंग देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र के द्वितीय के लिए काम कर सकते हैं, जनगणना का लाभांश है, रेमिटेंस भेजेंगे हमारे लिए, सामाजिक क्षेत्र के लिए बेहतर करेंगे, शिक्षक बन सकते हैं, खेलकूद में अच्छा कर सकते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारे लिए संपदा है, अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके इसको बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैं सबको बनाया हूँ आर्थिक विकास में कि यहाँ की लगभग 50% से अधिक आबादी कार्यशील है, इसी वजह से 3 वर्षों से 10% वृद्धि रही है यहाँ की, ठीक ना। उसके बाद अगर सरकार इन आबादी को पर्याप्त कौशल विकास पर ध्यान दे दे तो कृषि में अग्रणी राज्य बन सकता है, लघु छोटे उद्योग यहाँ पर युवा स्थापित कर सकते हैं, बिहार युवा आबादी IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स पर काम कर सकती है, स्टार्टअप का यहाँ जिक्र कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देकर निर्यातक राज्य हम बन सकते हैं, इसलिए और क्योंकि हमारे पास भौतिक संसाधन भी मौजूद है, आप ऐसे करके लिख। दूसरा, आप जनगणना का लाभांश, ये जो आबादी इतनी है ये हमारे लाभांश का काम करता है। सर्वे कहता है कि बिहार में कार्यशील उम्र का लगभग बढ़ता जा रहा, 11 में 43% था, 21 में 48 हो गया, और अब जो 2031 तक 55% जो है ना हमारे यहाँ की आबादी कार्यशील है, और 41 तक तो 58%, जो कि हमारे देश में सबसे अच्छा स्थिति हम ही लोग का है युवाओं की स्थिति में, और आगे होने ही वाला है। तो भारत की वफात आई लगभग 29 साल है, और अभी बिहार का ना 19 साल है, और आगे अच्छा होगा ये। तो कहीं बताइए कहता है बिहार सरकार को उचित मैनेजमेंट करके इसका ना प्रयोग करना चाहिए। बाकी रिमिटेंस भेजता है तो संपदा हो जाएगा हमारे। सामाजिक क्षेत्र में कई सारे अच्छे शिक्षक हम बना सकते हैं, स्वास्थ्य से अच्छे डॉक्टर आ सकते हैं, राजनीतिक से अच्छे राजनेता बन सकते हैं। तो ये सब इस तरह से जो हमारे लिए जो है ना एक जो है ना संपदा है। और खेलकूद का जिक्र कर सकते हैं, अच्छे युवा अच्छे कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट खेलेंगे। तो उपरोक्त तथ्यों से हम कह सकते हैं कि बिहार की आबादी संपदा के रूप में है या संपदा हो सकती है। मतलब कि हमने बता भी एग्जाम्पल भी दे दिया और आगे भी इसका चांस है मैं बता दिया। लेकिन कुछ इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि लगभग अभी 12 करोड़ आबादी यहाँ की समस्या है। जैसे समस्या कैसे बन सकता है, समस्या कैसे है, देखिए अधिक जनसंख्या होने से आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भूमि का दबाव बढ़ेगा, सफल समस्या खड़ा होगी, पलायन बढ़ेगा, हिंसा चोरी डकैती होगा, और शिक्षा तनाव कुपोषण बढ़ेगा, और इस समस्या के राजनीति के वोट बैंक बढ़ेगा, कुशासन होगा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। ये इस वजह से हमारा ये क्या हो सकता है, एक तरह से समस्या खड़ी हो सकती है। अब यहाँ सबको लिखा डिटेल में कर दिया हूँ कि नीति आयोग के अनुसार लगभग 50% आबादी गरीब है, बेरोजगारी दर लगभग 11% है, खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में हम काफ़ी पीछे हैं, और प्रति हेक्टेयर भी जमीन काफ़ी कम है, और सोशल समस्या हम देख लीजिए यहाँ पे मात्र 4 या 5% आबादी जो है कौशल युक्त है, बाकी तो दिक्कत है। लिटरेसी रेट भी काफ़ी कम है हमारे बिहार का, ये जिक्र कर दिया। बाकी राजनीतिक समस्या है, अपराध, हिंसा, जातिवाद, ये सब होता है। इसके अलावा झारखंड से अलग होने से प्राकृतिक संसाधन मौजूद नहीं है, साथ ही औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास की गति भी जो है काफ़ी धीमी है। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बिहार मानव संसाधन एक और संपदा है तथा वहीं दूसरी ओर समस्या भी है। तो वही मैं लिखा हूँ कि इस स्थिति में बेहतर यही है कि समस्या का समाधान कर बिहार की कार्यशील आबादी को एक संपदा के रूप में विकसित किया जाए। हालांकि बिहार सरकार अब जो प्रयास कर रही है उसको मैं दिखा दिया हूँ। देखिए हर जिले में ITI खुल जा रहा है, कौशल विकास कार्यक्रम है, युवा योजना है, कृषि रोड मैप है, स्टार्टअप नीति है, औद्योगिक निवेश, ऐसे करके आप आंसर को खत्म कर सकते। निष्कर्ष में कि हाँ बिहार के जनसाधारण को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य की रोजगार साधन देकर ताकि 2030 तक हम जो बिहार एक विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकता है और यूएनओ के FDG गोल को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया एक मेंस का डिस्कशन। और ये क्वेश्चन ना आपका पूछ सकता है ऐसे में भी। ऐसे में सिंपल क्या बनाएगा, ऐसे बना देगा आपसे कि बिहार का मानव संसाधन संपदा या समस्या। तो अब इसमें आपको जितना मैं बात लिखा हूँ इसी को बहुत डिटेल में लिख देना है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो इसको ना आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भर लिखने का, लगभग इसको लगभग अभी 700-800 वर्ड में आप मेंस का इसको लिख सकते हैं। इतना मैं एंगल बता दिया हूँ, ठीक है ना। बाकी ये वीडियो लगभग थोड़ा लंबा हो जाएगा, बाकी जो मेंस का बचेगा उसको मैं कल जो है ना डिस्कस कर लूँगा। बाकी अभी 68, 69 और 70 को लेके GS में मेंस और ऐसे का जो है ना डेरा स्टडी प्रोग्राम चल रहा है, वीडियो लेक्चर, हिस्ट्री लेक्चर। जिनको भी जुड़ना है नीचे नंबर दिया गया, आप कॉल करके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।